अस्सलाम वालेकुम। आज के इंटरव्यू में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन अस्सलाम वालेकुम। आज के इंटरव्यू में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका तारुफ़ बहुत छोटा-सा तारुफ़ तो ये है कि वो चेयरमैन अल-वारिद हैं, लेकिन उनकी 40-50 बरस की ज़िंदगी के अंदर इल्मी ख़िदमात और कारनामे, कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, रिसर्च, तहक़ीक़ के ऊपर बेशुमार कुछ मौजूद है, जो आप अक्सर देखते रहते होंगे। आज कुछ ख़ास पहलुओं को जानने के लिए मैंने सर से उनका वक़्त माँगा है और इस पूरे इंटरव्यू के दौरान हम सर के काम स्टूडेंट्स के लिए और टीनेजर्स के लिए, नौजवानों के लिए सीखने-समझने के बेहतरीन तरीके क्या हो सकते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को कैसे चैनलाइज़ कर सकते हैं, इन मौज़ूआत पे डिस्कस करेंगे और सर की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। तो सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। और सर आपके दोबारा आपके वक़्त के लिए देने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा सर, पहला सवाल मेरा ये है कि थोड़ा-सा अपने ज़िंदगी के शुरू के बारे में अगर आप बताएँ, आपका इलाका क्या था? आपकी पेरेंटिंग किस तरह के माहौल में हुई? आपके अम्मी-अब्बू कैसे थे? और क्या होता है तो लोग ऐसे बन जाते हैं? हमारा जो घराना था वो सादा मिडल क्लास का एक घराना था जिसमें मज़हबी सारे लोग मज़हबी थे। शायद वो ज़माना ही ऐसा था कि काफ़ी लोग मज़हबी होते थे। मज़हबी होने का मतलब है नमाज़, रोज़ा करना है, इस तरह की चीज़ें। कोई इल्मी घराना नहीं था, अलबत्ता मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे और साथ-साथ उनको शायरी का भी बहुत शौक था। तो हमारे घर में बैतबाज़ी और इस तरह की चीज़ें होती रहती थी। वालिदा मेरी बहुत शौकीन थी कि हम पढ़ के बहुत बड़े-बड़े ऑफ़िसर बने। ये उनका एक ख़्वाब था हुँ, और इसलिए उन्होंने हम सबको बहुत ही ज़्यादा स्कूलिंग पे बहुत तवज्जो दी। बल्कि सूरत-ए-हाल ये थी कि हर रोज़ जब हम स्कूल से वापस आते, तो खाना-वाना खाने के बाद, कुछ 4 बजे के बाद हम बैठ जाते थे। वालिदा हमारी हर सब्जेक्ट का एक-एक क्वेश्चन सुनती थी हमसे, खुद सुनती थी। वाओ! उस ज़माने में ये पढ़ाई की वजह फोकस था। जी अच्छा। हाँ, तो वो हालाँकि हम 7-8 भाई बहन-भाई थे। उनका खाना-पकाना सब कुछ उन्हीं के ज़िम्मे था, लेकिन शाम को वो ये भी काम करती थी। तो इसी में मेहमानों को भी उन्होंने देखना है सब कुछ, लेकिन वो हमें सारे क्वेश्चन अगर फ़र्ज़ करिए कोई ऐसा मेहमान आ गया, कोई नहीं सुनेंगे तो किसी दूसरे को कह देंगे कि आपस में एक-दूसरे का सुन लो। ठीक, तो ये स्कूलिंग के ऊपर एजुकेशन में बड़ी तवज्जो थी मेरी वालिदा की ठीक है। और उन्होंने इसके लिए बड़ी कुर्बानी और इज़हार किया कि अपने बहुत सारी तमन्नाएँ, ख़्वाहिशें दबा कर हमें पढ़ाया। हुँ, तो एक तो ये पहलू था, दूसरा मज़हबी घराना इस मायने में था कि दोनों नमाज़ पढ़ने वाले, रोज़े रखने वाले और अख़लाक में अच्छे, किसी को तंग ना करने वाले पेरेंट्स थे। ये सादा माहौल घर का, खाना-पीना वही 3 टाइम खाना खाना है और ज़िंदगी गुज़ारनी है। अलबत्ता इसमें ये हुआ कि मेरे अंदर एक बचपन से कह लीजिए कि मैं ख़ामोश बाग़ी हूँ और मुख़्तलिफ़ तरह से सोचता हुँ, हूँ। मुख्तलिफ तरह का सोचने का मतलब है कि हर चीज़ में, मसलन चूल्हा भी जल रहा है तो मैंने उसको और तरह से देखना है। हुँ, ये एक चीज़ मेरे अंदर बचपन से थी और कई जगहों पे मैंने ऐसे मसले हल किए जो घर के आम ज़िंदगी के मसले थे, हुँ, जो बाकी बहन-भाई शायद उनकी तवज्जो नहीं थी इस तरफ। हुँ, मिसाल के तौर पर एक लालटेन थी तो उसमें बार-बार धमाका होता, फटने की आवाज़ हाँ, आती और बुझ जाता था। ठीक। तो मैंने अपनी वालिदा से कहा कि इसमें गैस भर रही है, हवा भर रही है। तो मैंने उसका सिर्फ़ एक सुराख सा थोड़ा-सा खोल दिया। तो उसके बाद वो बार-बार जो फटने की आवाज़ आती है और बंद हो जाता था, वो हुँ, बंद हो गई। हुँ। तो इस तरह की चीज़ें बचपन से ही मैं सोचता था। तो ये आपको कैसे पता चला कि इसमें हवा भरी है? क्या पहले कभी लालटेन खोली थी, देखी थी? मतलब ये तो ऑब्ज़र्वेशन में अंदर की चीज़ है। हाँ, नहीं बस वो मैंने उसका जो आवाज़ आती थी ना जैसे हाँ, गुब्बारा फटता है, उस तरह की हल्की-सी फट ओके, की आवाज़ ओके, और फिर बुझ जाती थी वो। ठीक, तो हवा ही लग रही थी, तो मैंने उससे अंदाज़ा लगाया कि इसके जो नीचे ऑयल वाला ठीक छोटी-सी है। टैंक है, हुँ, उसमें असल में हवा भर रही है। अच्छा, तो वो लगता है ये उस वक़्त तो नहीं, बाद में मैंने सोचा कि वो धुआँ जो अंदर जा रहा है, वो भर रहा है नीचे को। अच्छा, तो मैंने वो बस उसका एक सुराख खोल दिया, हुँ, जिसकी वज़ह से वो धुआँ इधर से निकलने लग गया और उसको कुछ नहीं करता था। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें बचपन से काफ़ी की हुई हैं मैंने। धूप वाला अ, पानी हाँ, गर्म करने वाला डिवाइस सा बनाया, सब कुछ इस तरह की चीज़ें। राइट, सही, तो ये बचपन से एक थोड़ा बागी भी हूँ मैं। अ, वालिदैन की बात, इर्द-गिर्द के माहौल की बात, वो मेरे लिए बस बात है, ठीक है, इससे आगे भी सोचा जा सकता है। हाँ,
तो मैं अपने आप को खामोश बागी कहता हूँ, यानी इख्तिलाफ़ किसी के साथ नहीं करूँगा, ठीक है। सुनूँगा, बैठा रहूँगा इत्मीनान के साथ, लेकिन जो अपनी सोच है उसको जारी रखूँगा, उसके हुँ। ऊपर यहाँ सर कायम मैं आपकी रहूँगा। ज़िंदगी के इस अहम तरीन पहलू पे मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स और लोग ये सवाल करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से ये बात कैसे मनवाएँ, वो तो हमारी बात नहीं सुनते। तो आप प्लीज़ सर के इस पॉइंट को नोट करें कि सर ये कह रहे हैं कि मैं अपनी ये राय और सोचने का अमल जारी रखता था, लेकिन इख्तिलाफ की फ़िज़ा नहीं पैदा हो रही। या नहीं कोई वालिदा को कभी नहीं कहूँगा कि आपकी बात गलत है, वालिद साहब को कभी नहीं कहूँगा कि मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही है। हाँ। इवन उस्तादों के साथ भी, मैं डायरेक्ट कभी किसी उस्ताद को नहीं कहता कि जी मेरी बात मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। हुँ। लेकिन उनकी बात सुन ली, अपनी गलती नोट कर ली अगर है, वरना अपने इस रास्ते पर चलते रहें बस। ठीक है, सही। तो फिर सर अगर अंदर से प्रेशर नहीं पैदा हो जाएगा कि हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं या मुझे बज़ाहिर कुछ चीज़ें गलत लग रही हैं और वो इफ़ेक्ट भी कर रही हों, तो फिर आप अपनी अंदर इख्तिलाफ़ राय को अंदर जमा भी करते जाएँ, तो वो फिर मेंटल स्टेट कैसे नॉर्मल रहेगी? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे एक आसानी रहती है पता नहीं क्यों? वो शायद सबको हासिल हो सकती है या नहीं हो सकती, वो भी शायद मिज़ाज का हिस्सा हो, हुँ। कि मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं, ये लोग इस जगह पे खड़े हैं तो इनको खड़े रहने देते हैं। मेरी बात ठीक है, कल साबित हो जाएगी, कल साबित हो जाएगी, वो तो 10 साल बाद, 20 साल बाद। वेट करते हैं हाँ, यानी। इसका मुझे हौसला रहता है। मैं मुतमिन रहता हूँ कि नहीं मेरी बात ठीक है, मुझे ठीक लग रही है, कल मानी जाएगी। हुँ। आज नहीं मानी जा रही तो कोई बात नहीं है। हुँ। इसी तरह एक और तसल्ली रहती है मुझे कि हो सकता है मेरी बात ही गलत हो, तो अ, हुँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे वाज़ेह हो जाएगा कि नहीं ये तुम्हारी बात ठीक नहीं है। हुँ, तो ये हुँ। दोनों इम्कानात मैं अपने दिमाग में रखता हूँ तो मुतमिन रहता हूँ, मुझे फिर ये परेशान और नहीं ये कब करता। से था? मतलब ये क्या ब एक बच्चा इस तरह से सोच पाता है, सोच सकता है कि आपने नहीं, सोचा था या बाद में तरबियत के नतीजे में ऐसा हुआ? जो मुझे याद है वो मैट्रिक के ज़माने में मुझे शऊरी तौर पर याद है कि मैं ऐसे ही सोचता था कि नहीं, मेरी बात ठीक निकलेगी। अभी लोग माने ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। ये मैट्रिक में मुझे याद है एक वाक़ये के हवाले से। सही, सही। अच्छा उससे और पहले नहीं। राइट। अच्छा सर एक वो पीछे जो आपने बात की है जो चीज़ें इजादात करने की जो आपके अंदर से तो इसके लिए तो माहौल में एक फ्रीडम रिक्वायर्ड होती है। क्या वो आपके पास थी? अगर पढ़ाई पे इतना माहौल जिन बच्चों का होता है तो उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग से रोका जाता है कि तुम पढ़ाई पे फ़ोकस करो, पढ़ाई पे उधर कहाँ जा रहे हो, इधर कहाँ जा रहे हो? तो ये काम जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है उसके मुताबिक तो एक ख़ास तरह की फ्रीडम अगर एनवायरनमेंट में हो तो फिर बच्चा इस तरह के काम कर सकता है। उसके बारे में क्या? ये सारे काम छुट्टियों में होते थे। गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में। मैंने और हमारे सारे बहन-भाइयों ने पहले महीने के अंदर-अंदर ही सारा काम कर लेना है छुट्टियों का, जो भी होता था होमवर्क, वो करके फिर बाकी जो महीना, डेढ़ महीने, 2 महीने होते थे, उसमें फिर हम इस तरह के तजुर्बात करते थे। उसी ज़माने में हम वो दूसरी एक्टिविटीज़, कोई जूडो सीखनी है, कोई ये करना है, वो भी इसी टाइम पे होता था। हुँ, बाकी सारा साल वो स्कूल के कीड़े और बस और कुछ नहीं। जी, ठीक। अच्छा उसके बाद फिर आपने जहाँ आपने एक दफ़ा हमें बताया था कि आपको आपके वालिद या वालिदा शायद डॉक्टर बनाना चाहती थी जी। और आप शायद चले भी गए थे और उसके सिलसिले में क्या हुआ और आपने उससे कैसे जान छुड़ाई और वो प्रेशर कैसे हैंडल करें कि अगर नौजवानों को पेरेंट्स की तरफ से एक खास फील्ड में धकेला जा रहा है और उनका अंदरूनी मिजाज उन्हें किसी और फील्ड की तरफ धकेल रहा है, इस कियोस्क में से वो कैसे निकलें? और वो या ऑल्दो इसमें आपने ये बात तो बता दी है कि अपनी राय पे लेकिन इसमें एक मसला ये है कि वालिदैन का प्रेशर उनको एक्शन चेंज करने पे भी मजबूर कर रहा होता है, सिर्फ राय तक की बात नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ था आपके साथ? जी हाँ, ये एफएससी की बात है। तो एफएससी में मैं साइंस में अच्छा था लेकिन मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं था। बस मुश्किल पास हो जाता था लेकिन मुझे फिज़िक्स, बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी। वो मुझे पसंदीदा मज़ामीन थे। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं थ्योरी का आदमी हूँ, मैथमेटिक्स का नहीं हूँ। तो इससे फिर दूसरी तरफ ये हुआ कि मैंने अपने उस्ताद को देखा कि वो इनका दर्स होता था गली शौर लाहौर में, एक मस्जिद में। तो ये हर सवाल का जवाब आराम से देते जाते थे। तो मुश्किल ही नहीं होती थी इनको। तो मैंने सोचा मैं भी ऐसा ही बनूँगा कि हर सवाल का जवाब दे हुँ। सकूँ। इसने मुझे डॉक्टरी छोड़ के इधर आने को मजबूर किया। इस एहसास ने, इस ख़्याल ने। और ये कौन-सा ज़माना होगा और इसमें गांधी साहब का पहला तारुफ़ क्या जस्ट एक मस्जिद में दर्स सुनने से हुआ या कोई और भी कहीं आपने इन्फॉर्मेशन सुनी हुई थी? हाँ, ये ज़माना है मेरी एफएससी का, तो एफएससी 82-83 की बात है, 1982-83 की, उस वक़्त की बात है और अ, गांधी साहब जो हैं ये मेरे
मामू हैं रिश्ते में। हाँ, 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 बिल्कुल। तो इस वजह से उनसे वाक़फ़ियत तो घर से थी, लेकिन दरअस में पहली दफ़ा मैं इस ज़माने में गया हूँ एफएससी के ज़माने में। तो वहाँ इनसे मुतासिर हुआ कि ये भी एक दुनिया होती है जिसमें इतना कुछ आदमी को आता हो। तो अलबत्ता साइंस में मेरी दिलचस्पी ज़रूर थी। मैं अगर उस्ताद ना मिलते तो मैं शायद साइंसदान ही बनता। हुँ, ये मेरा इतना जज़्बा था, लेकिन बहरहाल इस रास्ते में आ गया। तो अब जो वालिदैन के साथ मेरी वालिदा नाराज़ हो गई जब मैंने अपने ये उनसे इज़हार किया। वो नाराज़ हो गईं तो 3 महीने तक उन्होंने मुझे खुद अपने हाथ से खाना नहीं दिया। ओए होए होए! लेकिन मेरी बहन को उन्होंने कह रखा था कि जब मैं अंदर चली जाऊँ तुम दे देना खाना। तो वो रही रही एक पूरे 3 महीने तक समझिए कि वो नाराज़ रहीं मुझसे। लेकिन मैंने कोई गुस्सा नहीं किया। उन्होंने डाँटा भी, डपटा भी, सब कुछ किया, लेकिन मैं उसी तरह सलीके से जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि खामोश दाई की तरह हुँ, खामोश बागी की तरह हुँ। बगावत पे कायम रहा, लेकिन कोई ना नाराज़गी का इज़हार किया, ना उनको ज़बरदस्ती करने कुछ कहा और रास्ता अपना तब्दील कर दिया। इस रास्ते में तब्दील करने में सादा-सी बात थी कि रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आने चाहिए। सो ऐसा ही किया मैंने। अच्छा, तो सही। अब डॉक्टरी की लाइन बंद हो गई। जब मार्क्स अच्छे नहीं आए तो बस खत्म हो गई। ओह तो माय ये गॉड! रास्ता इख्तियार किया बजाए इसके कि वालिदा से मैं लड़ता, हाँ। मैंने अपने रिज़ल्ट्स पेपर सही अच्छे नहीं दिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट खुली है क्योंकि बच्चे दे आर डाइंग फॉर नंबर्स एंड ग्रेड्स उन्होंने अम्मा-अब्बा से बगावत करनी है, बदतमीज़ी करनी है और एमडी कैट के पेपर्स भी दे के आने हैं साथ। तो मैंने बस वो पेपर नॉर्मल से दे दिए। ठीक। तो एक पेपर में तो सूरत याद है कि मैं सिर्फ़ 3 क्वेश्चन आंसर करके आया, बाकी छोड़ आया था। देखते हैं क्या होता है। हुँ। तो इस तरह से ये रास्ता इख्तियार किया कि अब वो उनको पता चल जाएगा कि इसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में नहीं होना और बस ठीक है, जान छूट अ, गई। अच्छा सर अम्मी के लिए क्या खुशी की बात नहीं थी कि अगर उस्ताद साहब आपके मामू थे, तो वो उनके भाई अम्मी के भाई हुए और वो एक आलिम या दरस-ओ-तदरीस से इतने गहरे वाबस्ता थे और आपका भी अम्मी का भी आपने बताया मज़हबी घराना था, तो फिर उसमें उनको ये इंस्पिरेशन नहीं मिली कि ये अच्छा उस रास्ते पे चल रहा है तो ठीक ही चल रहा होगा? असल में मेरे बड़े भाई भी इधर जा चुके थे। तो उन्होंने कहा कि ये ना हो कि सारा खानदान इधर चला जाए, तो इसलिए असल वजह ये थी उसकी। ठीक, सर तालिब जी हाँ, सर। ठीक है सर। अच्छा, सही और फिर जब आपने एफएससी में मतलब उस वक़्त इतना यकीन तो नहीं होता ना एक नौउम्र लड़के के पास, नौजवान के पास कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, मेरा कुछ हो ही जाएगा। ये यकीन आपको कैसे हासिल हुआ और उस वक़्त क्या चीज़ थी जो आपने सोची कि ये रास्ते चैनल्स क्या मैं लूँगा आगे बढ़ने के? हुँ। ये एक अजीब बात है। जब मैं उस्ताद से मुतासिर हुआ तो उन्हीं दिनों तदब्बुर कुरान भी पढ़ी। तो मुझे सूरह फातिहा की तफ़सीर मैंने पढ़ी, बहुत पसंद आई। तो मैंने कहा काश ये मैंने लिखी होती, हुँ, ठीक है। तो ये भी एक यानी मौलाना इस्लाही और गामी साहब ने बराबर-बराबर एक ही टाइम पे मुझे मुतासिर किया है ठीक। इस तरफ मुड़ने के लिए। लेकिन मैंने प्लानिंग क्या की, मैंने प्लानिंग ये की कि डॉक्टर तो मैं बनूँगा नहीं अब, हुँ, कमाई के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो हमारे उधर ना एक साइकिल वाला होता था। उसने साइकिल रखी होती थी, एक कारीगर रखा होता था जो साइकिल ठीक करता था और साइकिल वो किराए पे देता था। तो उस वक़्त ₹1 घंटे का किराया होता था। हुँ, तो वो सारा दिन फ़ारिग बैठा होता था, खुद फ़ारिग बैठा हुआ सारा दिन। वो कोई काम नहीं करता था। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा मॉडल है ज़िंदगी का, हुँ। कि किताबें लेकर बैठे रहो, एक लड़का कारीगर रख लो और साइकिल की दुकान खोल लूँगा, मैं भी यही सोचा। तो वो ज़ाहिर है कि उस ज़माने में जो सोचा वो अपनी उम्र के लिहाज़ जी, से, जी, जी, बिल्कुल। तो मेरा प्रोग्राम यही था कि एक साइकिल की दुकान खोल दूँगा, साइकिल किराए पे जाएगी। हाँ। लेकिन जब वो इस उम्र में आया तो साइकिल ही खत्म हो गए। तो ये एक रास्ता सोचा था, ठीक। लेकिन फिर वो किस्मत की बात है कि वो अल्लाह ताला ने हाथ भी पकड़ लिया और इनका रास्ता भी खुल गया। तो ये इस तरह की प्लानिंग करता रहा हुँ, और भी कई जो पहली जो मैंने जॉब की थी वो एक डाइजेस्ट में प्रूफ रीडर की थी। फिर मैंने उनको कहानी भी लिख कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये अभी बच्चों वाली बात है इसमें, हुँ, बड़े हो गए तो फिर लिख लेना। हुँ। तो बच्चों ने कहा कि तुम अपना नाम चेंज कर लो, साजिद हमीद बिलग्रामी नाम रख लो। अच्छा, साजिद शहबाज नाम मेरा, साजिद शहबाज बिलग्रामी। वो मैंने फिर नहीं काम किया, बस प्रूफ रीडिंग करता रहा। उसके बाद फिर इकबाल अकेडमी में प्रूफ रीडिंग का काम करता रहा तो सर और तो प्रूफ अच्छी रीडिंग करने के लिए तो खुद एक मुताला और ये सारी चीज़ें तो ये हो हाँ, चुका था या वो क्या? मेरे वालिद साहब चूँकि शायरी हाँ, थे, तो वो ठीक, घर में उर्दू अच्छी थी हम सबकी, सब बहन-भाइयों की उर्दू बहुत ठीक, अच्छी है।
सही। तो इस वजह से। अच्छा और जब आपने ये छोटे जॉब्स वगैरह करने का सोचा, प्रूफ रीडिंग की, इससे तो आपका अर्निंग वाला मसला हल हो रहा होगा ना? जी। तो साथ में फिर ये जो पढ़ाई-लिखाई का काम है, ये किसी की उस्ताद की गाइडेंस पे किया या आप अपने ओन पे कर रहे थे ये पढ़ाई? हाँ, ये पढ़ाई जो एफएससी के बाद मैंने अरबी सीखी अपने बड़े भाई तालिब साहब से ही। अरबी सीखी उनसे और फिर एक स्कॉलर थे जो इब्न हज़म के फॉलोअर्स थे। पाकिस्तान में उनके फॉलोअर्स बहुत कम हैं। हुँ, तो उनसे उनका नाम अताउर रहमान था। उनसे मैंने मुवत्ता इमाम मालिक पढ़ी। पूरी तो नहीं पढ़ी, कुछ हिस्सा उसका पढ़ा। ठीक, फिर नुज़हतुल जो फ़िक्र है वो पढ़ी उनसे। फिर इधर उस्ताद के साथ जुड़ गया गामदी साहब के साथ। तो कुरान मजीद और हदीस और अरबी अदब, शायरी यहीं इनसे पढ़ी है। ठीक और अलबत्ता सर ये कौन-सा ज़माना था? 19 हाँ, नहीं ये 85 के ऑनवर्ड है, 87 से। 87 में मैं ये इनके सब साथ चीज़ें या सही सीख पढ़ने रहे थे। लग गया था इनके साथ। ठीक, और 92 में फिर मैं बाकायदा यहाँ पर जॉब भी मेरी हो गई। एक मैं सुबह को क्लर्की करता, शाम को पढ़ता था। हुँ, तो मेरी जो पहली तनख्वाह यहाँ लगी वो ₹250 महीना था। सही, सही, तो सही। ऐसा लगता है कि जैसे ये मुगलों के ज़माने की बात हो, हाँ, लेकिन यहाँ पर भी आया वो छोटा-सा काम था, कुछ हिसाब-किताब रखने थे, घंटे 2 घंटे लगते थे। ठीक, तो ये यहाँ पर फिर हो गई, तो फिर वो अल्लाह का शुक्र है कि सही। मेरे खर्चे पूरे होने लग गए और पढ़ता भी रहा यहाँ। अच्छा और इस पढ़ने-बढ़ाने के बीच में शादी का ख़्याल कब आया, कैसे आया? और जब बच्चे जो पैशनेट लोग होते हैं, वो जब अपने काम में फँसते हैं, तो उनसे 2 गलतियाँ होती हैं। एक तो अपने पैशन में फँसने की वज़ह से वो इतने ज़्यादा उसकी तरफ उनका इंक्लिनेशन इतनी ज़्यादा होती है कि शादी देखभाल की नहीं करते और कर लेते हैं, तो फिर उनसे मैनेज कुछ नहीं होता। अपने पैशन में तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो घर की लाइफ़ मुतासिर होती है। इस हवाले से आपकी ज़िंदगी में कैसे वाक़यात हुए? या शादी तो मैं करना नहीं चाहता था, इसलिए जब वालिदा ने रिश्ते देखे, बात करने आती तो या मैं इनकार कर देता या कोई ऐसी हरकत करता तो इनकार हो जाता था। हुँ, ठीक है, तो ये काफ़ी देर तक चलता रहा। लेकिन फिर वालिदा परेशान रहने लगी तो उन्होंने कहा कि अब जो मैं रिश्ता देख के आऊँगी ना वो बस कर दूँगी। अच्छा, तो ये वो वाहिद चीज़ है जो मैंने ज़बरदस्ती मानी और शादी हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बीवी अच्छी मिली तो उसने काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ मेरी सँभाल ली। तो अगर वो ना होती, शादी किसी और तरह की खातून से होती तो शायद मामला खराबी की तरफ बढ़ जाता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। सही, अलबत्ता जो दूसरी बात आपने पूछी है मैं उसमें बहुत कामयाब नहीं हूँ। वो मेरी बीवी ने चूँकि सारी ज़िम्मेदारियाँ उठा ली, तो उसमें काफ़ी सहूलत है मुझे। वगरना ये है कि मैं वक़्त देने में कमी कर जाता हूँ, इसमें कोई शुबा नहीं। ज़रूरतें बाज़ पूरी करने में भी कमी हो जाती है, लेकिन वो उसके अंदर अल्लाह ने सलीका दिया हुआ है उसको कि वो हुँ, सलीके से काम मुझसे करवा लेती है, जो मुझसे करवाने होते हैं, वो सही, करवा लेती है। ठीक। हाँ, राइट। अच्छा सर उसके बाद जब आपने यहाँ अल्मोरिद में काम शुरू किया या पढ़ना-पढ़ाना शुरू किया, तो शुरू के ज़माने में आपने जैसे उस्ताद सारे ये बता रहे हैं कि हमने हमासा पढ़ ली, हमने अरबी, शायरी, अल-मुफ़स्सल और ये सारे उलूम पढ़ लिए। तो आप लोगों को तो एक माहौल मुयस्सर आ गया लकीली। एक यहाँ से ये बात बताएँ कि अगर अब कोई दीन की तरफ आना चाहता है, तो अब हम लोग तो जैसे ऑनलाइन ही पढ़ते रहे और हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाला भी कोई नहीं है। हुँ, पता नहीं लाहौर की फ़िज़ा डिफरेंट है या हमें डिफरेंट लगती है, लेकिन हमारे शहरों में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इल्मी माहौल कोई पाया जाता है या अपॉर्च्युनिटी भी नहीं नज़र आती। ऑनलाइन पढ़ने वाले लोग, वो जो आप लोग मुज़ाकरा करते थे और प्रैक्टिसेज़ करते थे, वो सारा माहौल आपको लगता है कि कोई दूसरे दूर पढ़ने वाले लोग भी कोई बना सकते हैं और अगर नहीं बना सकते तो वो इसके लिए क्या तरीका इख्तियार करें? हाँ, अगर वो देखिए आलिम नहीं भी बनना चाहते, लेकिन वो मश्क अच्छी रखना चाहते हैं मीज़ान के मबाहिस को या दीन के मबाहिस को अंडर डिस्कशन रखना चाहते हैं ताकि जनरल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाए, तो उस सिलसिले में क्या होना चाहिए? या एक तो जो हमारे तालिब-इल्म हैं उनको तो एक सहूलत हो सकती है कि हर इलाके में जो तालिब-इल्म है वो आपस में ग्रुप बनाकर इकट्ठे हो जाएँ। लेकिन ये काम तालिब-इल्म को खुद करना होता है। हुँ, हमारे साथियों में बाज़ ऐसे साथी हैं, जो कभी हमारे मुज़ाकरों में शरीक नहीं हुए, यहाँ रहते हुए भी। अच्छा, नहीं, कभी नहीं शरीक हुए। वो अपनी दुनिया में मगन और ना बहसों में, मुबाहिसों में, ना तहकीकात में पढ़ते नहीं हैं। तो ये मिज़ाज के साथ भी होता है। तो आप अगर अकेले भी किसी शहर में हैं और कोई भी नहीं है, हाँ, तो तब भी आप ढूँढ सकते हैं कि अच्छा वो वहाँ कोई इल्मी हल्का है, वहाँ चला जाऊँ या खुद कुछ अपने मतलब शागिर्द कम से कम तैयार कर लें, हुँ, उनको हुँ। पढ़ाना शुरू कर दें, तो वो चीज़ें फिर
तो ये आदमी के अपने ऊपर है कि उसने अपना माहौल खुद क्रिएट करना है। हुँ, इकबाल का मिसरा बहुत अच्छा है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर ज़िंदों में है। राइट, तो ये हमें करना पड़ता है, बिल्कुल। वरना किसी जगह पर भी आप इल्मी लोगों के बीच में रहकर भी कटे हुए रह सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। यानी कि यही अपने माहौल को ब अगर माहौल मुयस्सर है, तो उससे फ़ायदा उठाएँ, नहीं है तो अपना माहौल खुद पैदा खुद करना बनाएँ, शुरू करें। बिल्कुल, खुद बिल्कुल बनाएँ। ठीक। अच्छा और इसके अलावा सर जो हाँ, शुरू का काम मैं जानना चाहूँगी क्योंकि ये जो आपके डिटेल्ड एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड काम है, इसमें मैं बाद में आऊँगी। पहले ही कहीं शुरू के कुछ हिस्से मैं इस ना कर दूँ, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि जब आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली तो आपने अवाइलुल उमरी में जो इसका इल्म की काम तो उस वक़्त क्या काम थे और क्या कर रहे थे? किताबें आपने कब लिखनी शुरू की? हुँ। तो शुरू का काम पहले हिस्से का बताइए। अच्छा मेरी तालीम में एक गड़बड़ थी कि ये जो उस्ताद ग्रामी का पहला बैच था, हुँ, तालिब साहब वगैरह वाला, हुँ, ये काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके थे। जब मैं आया हूँ तो ये दरमियान में थे। अब मुझे वो चीज़ें पढ़नी थी जो इन लोगों ने पढ़ ली हुई थी, मैंने नहीं पढ़ी हुई थी। ठीक। मसलन मुफस्सल मैंने उस्ताद से बराह रास्त नहीं पढ़ी, मुझे खुद पढ़नी पड़ी, खुद खुद पढ़ी मैंने। तो मैंने फिर क्या किया कि जो शरह मौजूद थी या इन लोगों के नोट्स थे, हुँ, उनकी मदद से मैंने तमाम मुफस्सल खुद हल की थी और खुद पढ़ी मुफस्सल। इसी तरह और भी किताबों में मुझे यही काम करना पड़ा। तो एक तो ये दौर था जिसमें मैंने फिर इस काम में फिर मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं अरबी का तर्जुमा करने वाला बन गया कि अब मुफस्सल की अरबी जो है वो काफ़ी मुश्किल टेक्निकल किस्म की है। हुँ, तो उसको अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो फिर आसान और भी समझ जाऊँगा। तो पहला जो मेरा चीज़ छपी हुँ। आर्टिकल वो तर्जुमा था असल में। हुँ, एक अरबी राइटर की किताब मज़मून का था। इशराक से। या इशराक में वो पहला जो चीज़ छपी। उससे पहले उसमें से तर्जुमा किस चीज़ का था? वो एक दावती किस्म का मज़मून था। अच्छा, उसका आपने तर्जुमा हाँ, किया। उसका मैंने तर्जुमा किया और वो पहली चीज़ वो छपी। तो उस्ताद ने जब ये देखा कि ये लिख सकता है, तो इन्होंने मुझे फिर ये जो असाइनमेंट दी वो उसमें मैंने काम शुरू कर दिया। वो असाइनमेंट ये थी कि उनके जो दुरूस थे, हुँ, हदीस के और कुरान के, तो हदीस के दुरूस को मैं ट्रांसक्राइब करके तो उसको अ, अच्छी उर्दू करके यानी तहरीर की हुँ, शक्ल देकर, हुँ, तो वो काम करना शुरू कर दिया। ठीक, इसी काम के दौरान फिर खुद अपने लिखने का भी रास्ता खुल गया। तो सही। पहला जो मेरा लिखने का काम था वो हदीस के ऊपर था। जो हुँ, असाइनमेंट हमें मिलनी शुरू हो गई जब तो हदीस का काम शुरू किया तो पहले मेरे मज़ामीन जो इल्मी है वो हदीस के ऊपर है ठीक और कुछ कुरान के मौज़ूआत पर और है। वो इशराक में छपे हुए हैं। जी, शायद में ये छपे क्या वही हदीस हैं के आर्टिकल्स हैं जिनका मैं ज़िक्र भी कर रही थी, वो वाले या हाँ, ये? नहीं ये तो अभी अलग से नहीं थे, वो सिर्फ़ इशराक में छपे। अब ये अच्छा, अलग से जो मेरे पुराने आर्टिकल्स हैं, हुँ, वो नुस्ख़ा हाय नातुमान के नाम से अलग से ठीक, किताब की ठीक, ठीक। शक्ल में मौजूद सही, सही, सही। ठीक है। अच्छा फिर और सर इसके बाद फिर आगे? हाँ, इसके बाद फिर हदीस का प्रोजेक्ट था, इसमें मैं था, मोइज़ साहब थे और साथी थे हुँ, और हम इसमें काम करते थे हदीस का ज़्यादा। लेकिन हदीस के काम के दौरान मुझे कुछ और चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गईं कि नहीं, ये जो शरह है ये कफ़ायत नहीं करेगी, ये तो बड़े मसाइल हैं हदीस के मतून के अंदर ठीक। और बातों के अंदर। हुँ, उससे फिर मुझे एक नया रास्ता सूझा कि मैं हदीस के अंदर रावियों के जो तसर्रुफ़ात हैं, उस पर काम करूँ। रावियों के तसर्रुफ़ात का मतलब है हुँ, कि मैंने एक बात कही, आपने उसको आगे रिपोर्ट किया, इन्होंने भी आगे रिपोर्ट किया, इन्होंने भी आगे रिपोर्ट किया, तो कुछ अल्फ़ाज़ बदल दिए, कुछ बात तब्दील हो गई। इसको मैं तसर्रुफ़ यानी रावी ने अपने बीच में कुछ चीज़ें डाल दी या डाल दी, निकाल दी। बिल्कुल। उसने फिर वो पूरी बात तब्दील हो जाती है। हुँ, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता फिर इधर ये डेवलप हुआ। दूसरा मेरा जो टास्क था वो जो कुरान मजीद के साथ अरबी ज़ुबान का मैं बचपन से ही शौकीन था ज़ुबान सीखने का। मुझे 2-3 ज़ुबानें जो सीखी हैं वो इसी वजह से। हुँ, तो ज़ुबान के जो अ, मानी ख़ेज़ी होती है या मानी की क्रिएशन है हुँ, लफ्ज़ों के ज़रिए से, हुँ, वो मेरा बचपन से शौक रहा है। हुँ, मैं बचपन में ही लफ्ज़ों के साथ खेलता-कूदता था, शायरी भी करता था। हुँ, तो उससे फिर कुरान मजीद के साथ दिलचस्पी भी पैदा हो गई। तो कुरान मजीद में मैंने फिर मेरे ख़्याल में फ़िक्र फ़राही के अंदर ही हुँ, एक नया मनहज बनेगा जो मेरा तफ़सीर का स्टाइल है। हुँ, हुँ, तो वो एक सब मनहज कह लीजिए, सब हुँ, कैटेगरी अप्रोच कह लीजिए, कुछ अच्छा, कह लीजिए, वो हाँ, बनेगी। और वो लफ्ज़ों को फ़ोकस करते हुए
जैसे जी आपने हाँ। सूरह यूसुफ की हमें जी, बिल्कुल, जिस बड़ी तरह मिसाल बताई जी थी। हाँ, बिल्कुल। जी, अच्छा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि शुरू में जो आपने सारा का इसमें अरबी आपने कहा शुरू से आपको सीखने का शौक था। तो लेकिन क्या वो जैसे हम लोग कामिल किलानी की किताबें या क़सस नबीय्यीन इस किस्म का आपने किया या आप कोई और अरबिक लिटरेचर पढ़े थे? हाँ, उस्ताद ने जो बनाया था कोर्स, हमने वही इख्तियार किया था। हुँ, उसमें पहला ये होता था कि ग्रामर पढ़ेंगे आप, ग्रामर पढ़ने के बाद आप क़िला दिमना की किताब थी बड़ी मुश्किल किस्म की, जिसमें कहानियों की किताब ही है लेकिन कौन-सी सर? कलीला व दिमना, कलीलतुन व दिमनतुन अच्छा, किताब का नाम, इब्न मुकफ़्फ़ा का ट्रांसलेशन है हिंदी ठीक, किसी स्टोरीज़। ठीक। तो वो फिर क़िराअतुर रशीदा, क़िराअतुर राशिदा इस तरह की किताबें थी। हुँ, फिर उसके बाद हम सीधे चले जाते थे इब्न कसीर की तारीख़, क्योंकि वो उस्ताद कहते थे कि दौर मुतवस्सित की अच्छी अरबी लिखते हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद ज़ुबान के एतबार से। ज़ुबान के एतबार से, उसके बाद फिर क्लासिकल किताबें, उसमें हमने क़ससुल अरब और इस तरह की चीज़ें, वो बाद में पढ़ी। तो एक ये उनका हमने जब अल-मरद के कोर्स में जो आप लोगों ने पढ़ा है, हुँ, उसमें हमने बिल्कुल आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं। हुँ, हुँ, तो उस्ताद ने जंप लगवाते थे, उनका तरीका यही था कि हाँ, बुनियादी इस्तेदाद पैदा की और हाँ। मुश्किल किताब पढ़ा दी, चलो बस। ठीक है, ठीक है। तो इस कोर्स में हमने वो तरीका इख्तियार नहीं किया, हाँ, क्योंकि उसमें शहादतें ज़्यादा होती हैं। शहादतें ज़्यादा होने का मतलब है कि ड्रॉप रेट ज़्यादा होता है। अच्छा। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो ये यानी अगर घर में मुझे चूँकि शौक है कि मेरे बच्चों में से कोई अल्लाह करे हम अब मैंने तो 10-15 साल लगा के भी अरबी का कुछ नहीं कर सकी। तो अगर बच्चों के लिए किसी को शौक हो, तो हम क्या ये कामिल किलानी की किताबें शुरू करा दें, क़ससुन नबिय्यीन ऐसी कहानियाँ या किस किस्म की कहानियाँ? जी, क्योंकि वो बिल्कुल। जो अरबी की कहानियाँ हमने शुरू में पढ़ी वो तो इतनी बकवास सी हैं, जिन्नों वाली और परियों वाली और जी। तो या ख़ैर उनको पढ़ा जाए ज़ुबान के एतबार हाँ, से। वो पढ़ने ज़ुबान सीखने के लिए हर तरह की चीज़ जायज़ है, सिवाय इसके कि बिल्कुल ही खराबी हो उसमें। सही, सही। लेकिन बच्चों के लिए सबसे अच्छा तरीका अगर छोटी एज के बच्चे हैं, कोई 9 साल की उम्र तक, हुँ, इनके लिए सबसे अच्छा है कि उनको अरबी ड्रामे, फ़िल्में दिखाएँ, ठीक। ठीक है? वो कार्टून अगर अरबी में मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, हुँ, बच्चों की एज के लिहाज से। तो वो फिर बच्चे खुद सीखते हैं। वो जो ज़ुबान सीखेंगे, वो हम नहीं सिखा सकते। तो हुँ, वो लिविंग अरबी जो है, वो वहीं से सीखेंगे वो। उसके बाद फिर क्लासिकल में हम ले जा सकते हैं। ठीक तो है, बच्चों के साथ सबसे अच्छा है कि उनको अरबी के माहौल में रख दें। राइट। वो कोई कार्टून देख रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, वो अब अवेलेबल है, हमारे ज़माने में तो नहीं होती थी। तो फिर जैसे कहते हैं कि ये अरबों वाली अरबी पहले लोगों का गुमान होता था ना कि अरब, सऊदी अरब वाले कितनी अच्छी अरबी बोलते हैं, इनको तो कुरान सारा समझ में आता होगा। तो यहाँ आके पता चला नहीं वो अरबी ना ही आंदी होए तो चंगा। तो हाँ, जब हम लेकिन कार्टून ड्रामा दिखाएँगे बच्चों को, तो क्या इसका ये वो अरबी तो नहीं है जो हमने कुरान के लिए हाँ, सिखानी है? सिर्फ़ वोकैब्युलरी का फ़र्क होगा। अच्छा, बाकी ये है कि ग्रामर, जुमले का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो बिल्कुल वही है, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा। जो स्टैंडर्ड अरबी होती है, एक है अरबी जो उनके मोहल्लों में बोली जाती है, हुँ, वो नहीं, वो तो ज़ाहिर है कि काम खराब कर देगी। ठीक। लेकिन जो फ़िल्मों में, ड्रामों में या इस तरह की चीज़ों में अरबी हुँ, इस्तेमाल होती है, वो उनकी असल में स्टैंडर्ड अरबिक है। ठीक है, तो ठीक। वो बच्चे सीख जाएँगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद पढ़ाना चाहें तो वो भी अच्छा है। हुँ। लेकिन उसमें फिर वही कोर्स जो हमारा कोर्स है वो हर एज में चल सकता है, हुँ, तो हुँ, हुँ। उसमें कोई मुश्किल क्योंकि वो नहीं कहानियाँ तो बड़े है। जी, बच्चों के बिल्कुल। लेवल की हैं और सही ठीक है। और ये सर जो क्या है ये जो 3 किताबों का सेट है दुरूस लुगा वाला, तो ये आपका क्या ख़्याल है? जैसे मैंने बच्चों को पढ़ानी शुरू की आसान अरबी वाली जो किताबें थी, तो वो बच्चों ने 1-2 बार पढ़ी भी वो हा, हा, हँसा, हँसा करके वो शुरू तो कर देते हैं और थोड़ी-सी अट्रैक्टिव भी लगती हैं। तो ये किस स्टेज पे आपके ख़्याल में सही तरीके के मुताबिक जो एक जिसे कहते हैं ना लैंग्वेज का माहौल पैदा करने के लिए, क्या ये उसमें भी इंट्रोड्यूस करवाना ठीक है या नहीं? या ये जो तीनों किताबें हैं, ये अगर कोई बच्चा ज़ुबानी याद कर ले, तो समझिए कि उसकी अच्छी खासी इस्तेदाद बन जाएगी। अगर दुरूस इसके लुगा वाली। दुरुस्त लगा तीनों जो उसका टेक्स्ट होता है वो जी, अगर याद कर ले और एक्सरसाइज़ेज़ उसको सॉल्व कर ले, तो अच्छी अच्छी बन जाएगी। लेकिन ये पहले कामिल कलानी पढ़ने के बाद आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये फिर आपकी वो जो लिविंग अरबी है वो ये है असल में इसमें। ठीक है। लेकिन अगर क्लासिकल अरबी सीखनी है तो फिर ये किताब किसी काम की नहीं हुँ, है। ग्रामर के एतबार से ठीक है। ये इसमें हुँ। ग्रामर के लिहाज से किताब तरतीब दी गई है, हाँ, हाँ, ना हाँ। कि अरबी लैंग्वेज के एतबार से। राइट, राइट, राइट। ये फ़र्क है इसका। ठीक है, तो इसका तरीका ये होना चाहिए कि पहले कामिल खिलानी की कहानियाँ, किताबें पढ़ ली जाएँ जी हाँ, और बाद में ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उसको लाया जाए। पढ़ा जाए।
ठीक है, सही। अच्छा और फिर सर वो जब आगे आपने करना शुरू किया ये चीज़ें आपने पढ़ ली, कोर्स कर लिए, फिर आप दरस-ओ-तदरीस में कब आए, कैसे आए? या अभी भी आपका पढ़ाई का सिलसिला जारी था? और दूसरा ये कि जब गांधी साहब पढ़ाते थे, तो क्या वो बाकायदा एक इदारे की तरह स्ट्रक्चर करके आप लोगों को देते थे या हर तालिब इल्म का शख्सियत का मिज़ाज, टैलेंट उनको पता चलता था, तो फिर वो गाइड करते थे कि आप ऐसे करें? हाँ, उस्ताद के पढ़ाने में जो वो सबको एक ही चीज़ पढ़ाते थे। हुँ, हमारा हफ्ते में 2 हर रोज़ाना रोज़ाना क्लासेस होती थी और अरबी की अलग क्लासेस, कुरान की अलग, हदीस की अलग, इकबाल के ऊपर भी क्लासेस होती थी। ननमगाने जावेदनामा वगैरह उन्होंने हमें पढ़ाया। तो वो पढ़ाने का तरीका है कि सब तालिब इल्मों के लिए बराबर चलता था। अलबत्ता उनकी क्लास में बैठता कौन था, जो इस काबिल होता था कि उनको समझ सके, वही बैठेगा। हुँ, कुछ लोग आते थे लेकिन वो चले जाते थे, बहुत सारे लोग इस वजह से चले गए। लेकिन उस्ताद बहुत अच्छे उस्ताद थे और ज़ाहिर है कि साहिब इल्म आदमी है, उनका मुकाबला कोई नहीं है इस मैदान में लेकिन तो उनके पढ़ाने का तरीका ये होता था कि हम खुद इस काबिल हो जाते थे कि चीज़ों को समझें। मैंने और भी उलमा से बहुत पढ़ा लेकिन किसी आलिम दीन के पास बैठ के मुझे ये नहीं अ, एहसास हुआ कि मैं खुद सोचने वाला बन गया हूँ। हुँ। मौलाना इस्लाही और गांधी साहब दोनों ऐसे उस्ताद हैं कि इनके पास बैठने के बाद आदमी खुद सोचने वाला बन जाता है। ये बहुत फ़र्क था इनकी तदरीस के अंदर। तो ये पढ़ाते ऐसे थे कि हम खुद तफ़सीर करने वाले बने, खुद शेर को समझने वाले बने, खुद अरबी हदीस को समझने वाले बने। इनके अंदर ये ख़ास तरह की एक चीज़ है। इसलिए इनके यहाँ जितने भी लोग तालिब इल्म बने, वो सब कुछ ना कुछ खुद सोचने वाले हैं। हुँ, सबके यहाँ ये जरासीम पाए जाते हैं, बीमारी हुँ, कह लें, सेहत कह लें, हुँ, लेकिन ये पाई जाती है कि सारे के सारे अपने-अपने तरीके पर सोचने वाले हैं और उस्ताद से भी इख्तिलाफ करते हैं। हुँ, तो वजह यही है कि वो हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा करते थे कि हम खुद सोचने वाले बने, हुँ, खुद अंदाज़ा लगाएँ कि ये बात ठीक है कि ये गलत है। ये बात थी हुँ, जो इनके तरीके में थी। और अलबत्ता स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम होता था, ये पढ़ना है, तरतीब से कोई किताब पढ़ रहे होते थे, चल रही होती थी। तो ये नहीं कि बस कभी वो पढ़ा दिया, कभी वो पढ़ा दिया। ठीक। लेकिन बाद में जब ये क्लासेस खत्म हो गई तो फिर हफ्ते में 1 दिन जुमेरात वाले दिन कुरान की क्लास चलती थी। कुरान की क्लास कम होती थी, वो दरअसल कोई भी इश्यू उठ गया है तो उसके ऊपर वो पढ़ाते हुँ, थे। इश्यू ओरिएंटेड जो एजुकेशन है वो भी बहुत अहम चीज़ है। अच्छा। कि आप कोई जैसे केस स्टडी टाइप की चीज़ होती है, आप एक मसले को सामने पेश करें, हुँ, उसके ऊपर तालिब इल्म भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं। हुँ, तो आखिरी ज़माने में उनके जो मलेशिया जाने से पहले, हुँ, उनकी ये एक तरीका हो गया था कि वो हफ्ते में 1 दिन हमें देते थे, हुँ, 4-5 घंटे और किसी मसले पर यानी ये मसला भी ज़ेर बहस आ जाता था कि ज़कात है वो इबादत है कि मईशत का मसला है। ये तक चीज़ें ज़ेर बहस आ जाती थी। अच्छा। नफ़ीस लतीफ़ किस्म की जिसका हमारे पास कोई हाँ, बज़ाहिर कहने को कोई मवाद नहीं होता था, तो हुँ, वो ज़ेर बहस आ जाती थी। यानी ये 2 अप्रोचेज़ हैं, एक ये कि फंडामेंटल्स की स्टडी करवाई जाए या असूल की स्टडी करवाई जाए और दूसरा ये है कि प्रॉब्लम सामने रख लिया जाए और असूलों तक उसको पहुँचा जाए। पहुँचा ये दोनों तरीके उन्होंने इख्तियार किए हमारे साथ। यानी कि हम एजुकेशन में ये दोनों ही तरीके इट मीन्स के डाल सकते हैं। जी हाँ, हुँ, बल्कि 3-4 तरीके हैं एजुकेशन में अगर एजुकेशन की तरफ बात चल चल जाएगी। जी। एक बात ये है कि कुछ चीज़ें होती ही वो हैं जो मुश्किल में डालकर ही तालिब-इल्म को सिखाएँ। उसमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्लास ही होनी चाहिए हुँ, कि जिसमें बच्चे फिर कुछ मसला उसको सॉल्व करें और उसे सीखें। हुँ, लेकिन उसके उससे पहले कुछ बुनियादें बनानी पड़ती हैं। हुँ, उसमें मसलन आजकल एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आ रही हैं, उसमें ये है कि हम पढ़ाएँ कुछ नहीं, नहीं। हुँ, कुछ जगह ऐसी जो पढ़ानी पड़ती हैं, मालूमात देनी पड़ती हैं। तो वो मालूमात दी जाएँगी, उसमें फिर कुछ चीज़ें समझने की होती हैं, कुछ याद करने की होती हैं। तो वो दोनों तरीके की चीज़ें आनी चाहिए बच्चों को, कुछ चीज़ें याद करने की हैं, कुछ समझने की हैं। तो ये बेस बनेगी, बेस बनने के बाद अब बच्चों को फैसिलिटेट करें कि वो क्या-क्या चीज़ें खुद करके आ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। हुँ, तो बच्चों को उनके मिज़ाज के लिहाज से एजुकेशन में डालना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मसलन हमारी जो स्कूलिंग थी, उसमें कोई प्रैक्टिकल अप्रोच वाला है, तो वो भी वही किताबें पढ़ रहा है हुँ, और कोई थ्योरेटिकल अप्रोच वाला है, तो वो भी वही किताबें पढ़ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हुँ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैथ्स लेवल पे यही कुछ हो सकता है, जो कुछ हो रहा है। हुँ। अगर कोई तब्दीली आ जाए, तो बड़ी अच्छी बात हाँ, सर है। इसमें मैं थोड़ा-सा एक इस पॉइंट से पूछना चाहूँगी कि मसलन जैसे भी मैं अर्ली इयर्स के बच्चों के लिए
ही कोर्सेज़ और चीज़ें और ये बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसमें प्राइमरी टारगेट है 7-8 साल तक का बच्चा। हुँ, तो 7-8 साल के बच्चे के लिए तो ये जो दूसरा मेथड आपने ज़िक्र किया कोई स्टफ़ पढ़ाने वाला, ये बाज़-औक़ात अगर डाल दिया जाए, तो उससे बच्चा बाज़-औक़ात थोड़ा-सा ऑफेंड हो जाता है या उसको किताब ही अच्छी नहीं लगने लगती। तो मैं जब तक उसको मेरी बेटी का किताब में इंटरेस्ट रहा, तब तक तो मैं उसको किताब में कराती थी। लेकिन जब वो खेलने, कूदने और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, तो मैंने किताब को थोड़ा पीछे छोड़ दिया क्योंकि उसे वो थोड़ी-सी गैर मानूस हो रही थी या पसंद नहीं कर रही थी। तो क्या इसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि मेरा जो टारगेट रहा है वो ये है कि किताब से मोहब्बत पैदा हो जाए और इल्म सीख लेगी यानी अगर किताब से मोहब्बत रही तो फिर इल्म सीख ही लेगी। हुँ। इसलिए मैंने बहुत सारी इसमें मैंने चेंज किया कि किताब से मैं शिफ्ट किया है मैंने टुवर्ड्स फिज़िकल एक्टिविटीज़। बिल्कुल ठीक है, असल में असल चीज़ तो इल्म है। वो ज़रूरी नहीं कि बच्चे के सामने किताब हो, आपके सामने है कि मैंने ये 20 चीज़ें बच्चे को सिखानी है, तो उसके लिए पढ़ा कर सिखा बल्कि खाली पढ़ाने से तो बच्चे कम सीखते हैं। हुँ, तो आप दूसरे उनको किसी एक्टिविटीज़ में डाल दें, उसको हुँ, काम दे दें इस तरह का, कोई हुँ, असाइनमेंट दे दें उसको, तो वो ठीक वही होना चाहिए। असल चीज़ तो ये है कि मैंने ये बात 20 चीज़ें सिखानी है। हुँ, वो आप किताब पढ़ा के सिखा दें या कैसे पढ़ा दें, तो राइट ज़्यादा या बेहतर किसी भी एक्टिविटी होगा। से या किसी भी तरीके से उसको डिज़ाइन कर लें, राइट, ठीक है सर। अच्छा सर अब ये जो आपका ख़ास तरह का मैंने आपके पढ़ाने के स्टाइल में 7-8 साल हो गए। पहला मेरा अलमारी तक पहली दफ़ा जब मैं 2014-15 से सुन रही थी, तो मुझे कोई उस्ताद मिलता ही नहीं था और मैं देखती थी तो मैंने अलमारी पे ईमेल की थी, जिसमें मैंने आपको सवाल भेजे हुए थे। तो पहला जवाब मुझे जो अलमारी तक पहुँचाने वाला था वो सर की ईमेल्स थी, जब मुझे जवाब आया और बड़ा मुझे खुशी की का आलम नहीं था कि सर ने जवाब दिया, मैं जानती भी नहीं थी आप कौन हैं। तो एक ये हुआ तब से ऑनवर्ड 2017 सो 17-18 अब तब तक हम पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपके स्टाइल में एक ख़ास तरह की जो इनफ़रादियत देखी है वो ये है, एनालिटिकल स्टडीज़ स्टडीज़ ऑफ मीज़ान में तो ज़ाहिर है कि आप काम ही ये करते हैं कि एक जुमले का घंटे-घंटे का स्टाइल हो रहा है। एक और चीज़ को लफ्ज़ लफ्ज़ के मस्तरात, मश्तक़ात, मुअल्लक़ात वो जो भी सारी चीज़ें महज़, तसर्रुफ़, मुद्दा, मानी और नज़्म में रख के उसको देखना। तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ कि ये थोड़ा-सा तो आपका मुझे अंदाज़ा हो गया कि आपने जो बचपन के बारे में सारी बात बताई है, शायरी वगैरह का बैकग्राउंड बताया उससे। तो जब आप एकेडमिक्स में आए हैं, तो ये जो लफ्ज़ के इर्द-गिर्द खेलने हैं, लफ्ज़ के चीज़ें हैं, ये आपने मुझे इन्होंने बहुत मुतासिर किया। मैं अभी जिस तरह कम्युनिकेशन के अंदर इस मेथड को इस्तेमाल करती हूँ, कि अगर आपने बोला है कि यार ये तुम अजीब बेवकूफ़ हो और बेवकूफ़ पे हमें गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है, तो मैं कहती हूँ कि पहले ये देख लें कि वो बेवकूफ़ किस बात को कह रहा है, उसका मिज़ाज क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, आपका रिलेशनशिप उससे कैसा है। तो कम्युनिकेशन को आप एक रैंडम लोगों के वर्ड्स पे मत उलझें, वो कुछ भी कह देते हैं जो उन्होंने सुना हुआ होता है। तो मैं वहाँ पे इस तरह इस्तेमाल करती हूँ, उसकी बेसिस मुझे बार-बार वही लेक्चर्स जिनका मैं ज़िक्र कर रही हुँ। थी और मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड गुज़ारिश भी कर दूँगी कि वो 10 लेक्चर्स आप लोग अगर इदारा इनको पब्लिश करता है तो आप लोग ज़रूर सुनें और देखें, वो बहुत बेसिक किस्म के बहुत अच्छे जो कम्युनिकेशन में और इल्मी तहकीक के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो इसके बारे में सर थोड़ा डिटेल से बताइए? हाँ, जैसा मैंने अर्ज़ किया पहले भी कि लैंग्वेज का मुझे ख़ास शौक है और लैंग्वेज क्या चीज़ है, ये जब मैंने तफ़सीरें पढ़ी, उस्तादों से पढ़ा, तो ये कुछ चीज़ें बोलते थे कि भई इसका मतलब ये हो गया, ये इस वजह से इसका ये मतलब है। तो मैंने सोचा कि ये इसको समझना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं। हुँ, तो उसके लिए आजकल तो ख़ैर बहुत जदीद उलूम में लिंग्विस्टिक है और इस तरह की चीज़ें, लैंग्वेज की फ़िलॉसफ़ी है, सिमेंटिक्स है, इस तरह की चीज़ें बहुत डेवलप हो गई। हुँ, लेकिन जब हम तालिब-इल्म थे तो ये चीज़ें कम से कम हमारी एक्सेस में नहीं थी। वेस्ट में तो मौजूद थी, लेकिन हमारी एक्सेस में नहीं थी। तो मैंने फिर खुद मुफस्सिरीन और अपने असातिज़ा और इन लोगों के काम से कुछ चीज़ें सीखी कि ये क्या चीज़ें हैं। हुँ, तो अ, मैं इस तरह की बातें नहीं करता आमतौर से और अभी तक गुरेज़ ही कर रहा हूँ। हुँ, लेकिन मेरे अंदर ये जज़्बा था कि मैं लोगों को बताऊँ कि लैंग्वेज होती क्या है? हुँ, इसका जब मुझे शौक हुआ कि ये मैं बताऊँ या कम से कम खुद समझूँ, पहले तो अपना अमल किया। तो ठीक, फिर मैंने सोचा कि ये उलमा करते क्या हैं? अच्छा, और बड़े-बड़े मुफस्सिरीन कम काम क्या कर रहे हैं? और मौलाना इस्लाही और गांधी साहब और मौलाना फराही किस वजह से ये ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने बड़े लोग हैं जो अजीबो-गरीब बातें कर रहे हैं। हुँ, उन टूल्स को मैंने दरियाफ़्त किया और उनको एक जगह इकट्ठा किया। तो उसका जो
जो आप 10 लेसन की बात कर रही हैं, अब ये 20 लेसन में चेंज हो चुका है। अच्छा। तो इसका नाम मैंने रखा हुआ है अज्ज़ाए कलाम, यानी हाँ, बिल्कुल। लैंग्वेज के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं जी। और ये कम्युनिकेशन करने में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, हुँ, इनके मानी हम कैसे अख़ज़ करेंगे। हुँ, तो फिर इंसानी नफ्सियात इसके अंदर कैसे काम करती है, वो क्यों पूरा जुमला नहीं बोलते, वो क्यों आधी बात छोड़ देते हैं, हाँ, ये सारा कुछ पेश नज़र रख कर वो बनाया गया है। उसमें लैंग्वेज क्या होती है, कलाम क्या होता है, वो कैसे कम्युनिकेशन उसमें होती है और हम इंसान जो है उसमें किस तरह से अपने मीनिंग पैदा करते हैं। ये सारा कुछ उसमें मैं पढ़ाता हूँ ताकि अरबी अदब से पहले लोग लैंग्वेज से वाकिफ़ हो जाएँ कि लैंग्वेज क्या है। हुँ, ये वेस्ट के जो तसव्वुरात हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। हुँ। बेसिकली मौलाना फ़राही के असूल पर कायम है और ये लैंग्वेज को मीनिंग मीनिंग कम्युनिकेट करने के लिहाज से स्टडी है उसकी। तो सर ये लफ्ज़ों का बहुत सारा काम तो मिर्ज़ा साहब ने भी किया था और वो भी लफ्ज़ों के ही खेल से चीज़ों को कहाँ से कहाँ ले गए। तो आप इस कॉन्सेप्ट को लगाम कैसे डालेंगे अ, उस फ़हम के अंदर चीज़ को रखने के लिए? हाँ, नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। लैंग्वेज जो है वो खुद नहीं बनाई जाती। हुँ, लैंग्वेज सोसाइटी के कन्वेंशन में होती है, वो तवातुर में होती है। हुँ, जो तवातुर में उसके इस्तेमालात हैं, उसी को हम एड्रेस करते हैं। हुँ, अपनी तरफ से इसमें नहीं डालते। जिनकी मिसाल आपने दी है, वो क्या कर रहे होते हैं, लफ्ज़ों में मानी अपनी तरफ से डाल रहे होते हैं। हाँ, वो नए गलत माहौल बात में रख के। है। नए माहौल में रख देते हैं या उसमें तो वो फिर मानी सही नहीं बनते, वो गलत हो जाते हैं। हम पुराने ज़माने में कुरान मजीद की ज़ुबान में चले जाते हैं। हुँ, वहाँ जाकर फिर मानी अख़ज़ करते हैं कि अच्छा। उन उस ज़माने में ये लफ्ज़ इस मानी बोला जाता कुरान के ज़माने में जाने के लिए कुछ चीज़ें तो हैं जो हमने इन कोर्सेज़ वग़ैरह में पढ़ी। इस वक़्त आप ऑडियंस के लिए बता दें कि मसलन कैसे जाया जाए कुरान के ज़माने में? हाँ, कुरान के ज़माने में जाने के लिए उस ज़माने की शायरी पढ़नी पड़ती है, उस ज़माने के क़िसस पढ़ने पड़ते हैं, उस ज़माने की जुग़राफ़ी मालूमात लेनी पड़ती हैं, उस हुँ, ज़माने की जो हिस्ट्री है उसको देखना पड़ता है। फिर जाके पता चलता है कि अरब किस तरह से सोचते थे। हुँ, हुँ, फिर हम वहाँ उसी ज़माने की अब बिल्कुल। हमें तहकीक से यही पता चल जाता है कि ये लफ्ज़ पुराने ज़माने में किस मानी में इस्तेमाल होता था, आजकल किस ज़माने में मानी में इस्तेमाल हो रहा है। हुँ, तो ये भी फिर जो आज के मानी है उसको हम निकाल देते हैं कि नहीं ये दौर जदीद के मानी है। हुँ, पुराने मानी ही में रखना पड़ता है जो कुरान मजीद के नज़ूल के ज़माने हुँ। में। तो ये जो मौलाना फ़राही ने जो लफ्ज़ दरियाफ़्त किया था वो वो सारा गहरा ना हुआ। सब्ज़ होने वाला हाँ जी, वो सा अहवा वाला। तो ये तो कहीं से नहीं मिला, पुराने ज़माने में तो नहीं मिला कहीं से। नहीं पुरानी शायरी में निकाल के दिया। इसके सर कोई श श नज़ायर शवायर मिले हैं हाँ, ऐसे? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपनी तफ़सीर में लिखे और अब जो उनकी मुफ़रदातुल कुरान है वो डॉक्टर अय्यूब इस्लाही साहब हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने मज़ीद इसके ऊपर शायर शेर इकट्ठे कर दिए हैं। अच्छा, मौलाना फ़राई ने जाहिली शायरी ही में से उसके वो मानी निकाल के बताए कि ओके। देखो इस मानी में इस्तेमाल अच्छा राइट, मुझे ये वाली बात नहीं पता थी। मुझे लगा कि उन्होंने सिर्फ़ नज़्म की नहीं, वजह नहीं, नज़्म की वजह से खटक पैदा हुई ठीक, और फिर अपनी जो खटक थी उसका जवाब तलाश करने के लिए उन्होंने सारी शायरी खंगाली, राइट। तो फिर उनको 40 साल पूरे शायरी पढ़ते रहे, फिर वो निकला शेर। वाह! ठीक है सर। अच्छा सर और एक जो आपसे ख़ास तौर पे मैं जानना चाहती हूँ वो ये चीज़ कि एकेडमिक स्टडी जो मुझे पढ़ के पता लगता है बहुत सारे लोग कहते हैं हमने मीज़ान पढ़ लिया, हमने तो पढ़ लिया है और जब आप बुनियादी सी पहली ही इवन उसकी बात करते हैं हदीस, सुन्नह, तवातुर और उनके असूलों की, तो ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है अंडरस्टैंडिंग का और चीज़ें। तो समझ में नहीं आता कि जी इस ये मसला कैसे हल होगा कि वो भी कह रहा है मैंने पढ़ लिया है, मैं भी कह रही हूँ मैंने पढ़ लिया है। तो एकेडमिक स्टडीज़ को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे या फिर इस पढ़ने में क्या मोहतात या क्या एहतियात होती है जो कि असल में भी ये बताती है कि भई मैंने पढ़ा है? या जब हम इल्मी तौर पर किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो उसमें एक होता है कि मैंने सादा तरीके से पढ़ा कि पढ़ लिया, जो समझ आ गया सो आ गया। हुँ, एक ये है कि मिसाल के तौर पर गांधी साहब ने जब ये जुमला लिखा अपनी मीज़ान में हुँ, कि दीन का तन्हा माखज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है, जी। तो ये जुमला उन्होंने क्यों लिखा है? ये अजीब-सा जुमला बनाने की ज़रूरत क्या थी उनको? अच्छा, ये एक इल्मी आदमी लाज़िमन जाएगा कि ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है ये? ठीक है। अब वो उस्ताद ने 14 सदियों में जो पूरी थॉट डेवलप हुई थी, हाँ, उसके अंदर से एक रास्ता निकाला है कि क़यास हो गया, इजमा हो गया, कुरान हो गया, सुन्नत हो गया, उलमा हो गए, कौन है? हुँ,
तो अब उनके ज़माने में गुलाम परवेज़ साहब और इस तरह के लोग सर सैयद के बाद सुन्नत का इनकार कर रहे थे। हुँ, तो अब सुन्नत का इनकार करने वाले, कुरान को सिर्फ़ दीन मानने वाले और पुराने रवायती उलमा सारे जो सब कुछ मान रहे थे, इनको उन्होंने एक गाइडलाइन देनी थी कि असल हकीकत क्या है? तो अब देखिए कि उनका ये जुमला कि तन्हा माहज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुँ, ये बता रहा है उन लोगों को जो सुन्नत का इनकार कर रहे हैं कि भई हुँ, दीन तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है ना, हुँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है तो उनको सिर्फ़ 2 चीज़ें मिल रही हैं। तुम एक को मान रहे हो, एक का इनकार कर रहे हो। ये इस जुमले के अंदर मौजूद है, हाँ, वरना ये जुमला लिखना बनता नहीं है। उनको भी वही लिखना चाहिए जो पुराने लोग लिख रहे हैं कि दीन का माखज़ कुरान और सुन्नत है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा माखज़ हैं कि जब दीन वहाँ से लेना है तो जिसको वो दीन कहेंगे वो सारा ही मानना पड़ेगा। ठीक, और पुराने लोगों के लिहाज से भी कई सवालात इस तरह से हल हो रहे हैं। हुँ, तो जब एक बड़ा आदमी कोई जुमला लिखता है तो उसके अंदर पता नहीं क्या कुछ होता क्या है, कुछ होता है वो एग्ज़ैक्ट सारा निकालना पड़ता है। हाँ, फिर जाके हम पूरी तरह से ग्रैस्प करते हैं। तो इसने क़ियास और इजमा का इनकार किया है जो फ़िक़ही क़ियास और इजमा हुँ, है। एक इजमा है वो जो दीन में चला आ रहा है। जी, तो बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन लिया जाएगा, मौलवी साहब से नहीं लिया जाएगा। हुँ, ये भी इसके अंदर मौजूद है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये सही, जुमला इस तरह तो अब हम जब पढ़ते हैं किसी हम कुरान को भी ऐसे ही पढ़ते हैं। हुँ, हदीस को भी ऐसे पढ़ते हैं या किसी भी साहिब इल्म की किताब जो हमने हुँ, इल्मी तौर पर पढ़नी हो। एक होता हुँ, है कि स्कैनिंग करनी होती है कि वो क्या राइट। कह रहा है बस, हुँ। वो तो भी पढ़ी यानी मुझे होती ये है। बात समझ में आई है आपकी बात से कि अगर एकेडमिक स्टडीज़ को हम शॉर्टली ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिस किताब को पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा हो गया है, वो देखें कि ये जुमला ऐसे क्यों बनाया गया है, इस जुमले को ऐसे क्यों लिखा गया है जी, और इसकी क्या ज़रूरत पेश आ हाँ, गई। कुछ पीछे कुछ क्वेश्चन्स हैं, कुछ इतराज़ात हैं जिनको एड्रेस किया जा रहा है ठीक है, या ये आदमी का तरीका ही अजीब-सा है, तो ठीक है, फैसला करना पड़ता है फैसला इंसान करना को। पड़ता है। और इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये खुद से हो सकता है अगर मैंने मीज़ान ना पढ़ी होती आपके साथ, तो मुझे लगता है कि ये मुझे तो कभी भी ये बात समझ में ना आती। तो क्या ये खुद से बंदा कर सकता है? जी, जी, खुद से कर सकता है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग बर्ल कहीं न कहीं होनी तो सर लेकिन मैं तो 2-3 चाहिए। साल से आप लोगों के पास शुरू करने से पहले 2-3 साल से मैं गांधी साहब के लेक्चर से मीज़ान मैंने शुरू की भी थी। और वो शुरू के ही 8-10 लेक्चर घसीट-घसीट के, लिख-लिख के, तो मुझे तो मेरी चीज़ें दिमाग में बैठती नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आता था, पता नहीं उस वक़्त इतनी कैपेसिटी नहीं थी हाँ, उस यही तरीके होगा, की। लेकिन आपने तरीका सही इख्तियार किया कि मुसन्निफ़ खुद उसको जो पढ़ा रहा है तो आपने पढ़ी, हुँ, तो वैसा ही होना था लेकिन लगता है कि उस ज़माने में वोकैब्युलरी की मसला होगा, कुछ ऐसा होगा, हुँ, तो इस वजह से तो रुकावट आई वरना हर आदमी कर सकता है, अगर उसने मीन्स सही इख्तियार कर ली है। सही लोगों के पास जाके पढ़ रहा है, सीख रहा है हुँ, या उसकी किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में ट्रेनिंग हो गई हुई है इस तरह की, हुँ, हुँ। तो वो काम आएगी। मसलन फ़लसफ़ा पढ़ने वाले भी मीज़ान के साथ यही काम कर सकते हैं। साइंस पढ़ने वाले भी यही काम कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग हो जाती है कि चीज़ों को किस तरह से देखना कैसे लेके चलना है, सही है। अच्छा बहुत सारे सवाल तो रह गए हैं लेकिन मैं वक़्त की कमी के बस 1-2 सवाल है। और करूँगी कि फ़लसफ़े के बारे में जो मैंने कुछ और जगहों से पढ़ा था, जब मैंने फ़लसफ़े का वो फ़राही स्कूल ऑफ थॉट की जब आपसे क्लासेस हुई, उसमें कहीं-कहीं वो मातुरिदी वग़ैरह के जो लेसन्स थे, तो उसमें जब आपने प्लेटो वग़ैरह का ज़िक्र किया, वो मुझे आम लोगों से मैं प्लेटो कहती कि ये क्या बकवास बंदा है, जो किस किस्म की ये बातें कर रहा है और तो जब मैंने वो आपसे जुमला सुना ना कि आई आई उसके नज़दीक वो ये तो सब परतौ है और हकीकत की दुनिया वो है। वो 2-4 जुमले जो आपके बोलने का स्टाइल था ना, मुझे नहीं पता उसमें क्या था या क्या नहीं था। लेकिन हालाँकि मैं पढ़ चुकी थी, एक डिटेल लेसन मैं उसको पहले ले चुकी थी। तो ये क्या फ़र्क है जो कि क्या आपके ख़्याल में क्या होगा कि ये बात इसने मुझे समझा दी कि मुझे असल में समझ ही वहाँ से आई वरना प्लेटो मुझे बिल्कुल ही फ़िज़ूल सा लग रहा था। या ये ऐसे इतने लंबा अरसा लोग इस तरह की चीज़ में कैसे रह सकते हैं? ये क्या फ़र्क है? हाँ, असल में हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी इल्म की बुनियादों में जाते हैं कि ये है क्या? अगर आपको बुनियादों से वाक़फ़ियत नहीं है, मतलब बायोलॉजी आप पढ़ लें कितना मुफ़ीद इल्म है, हुँ, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि लाइफ़ स्टडी करने की कोई ज़रूरत है, नहीं है, उसकी क्या अहमियत है, तो वो आप कहेंगे पता नहीं ना पैदा होते साइंसदान, ना बायोलॉजी की किताब बनती, ना हमें पढ़ाया जाता, हाँ। फिर यही होता है। तो हम क्या करते हैं जो इल्मी लोग होते हैं, वो घुस जाते हैं कि भई इसमें इसकी एसेंस क्या है इस नॉलेज की। अब उसके बाद फिर वो उस तरह के जुमले आपसे निकलेंगे। तो ये इसकी वजह सिर्फ़ इतनी है कि हम किसी भी इल्म की हकीकत जानने की कोशिश करते ये भी मुझे लग रहा है पिछले हैं। जिसमें आपने एकेडमिक कहा कि ये जुमला क्यों बोला गया, तो हम ये सोचें कि भई वो ऐसा क्यों कह रहा क्यों है? कह रहे क्यों इतने अरसे तक लोगों हैं? ने रियल दुनिया को काबिले हमारी तवज्जो सारी समझा ही नहीं? स्कूलों की सारी एजुकेशन में बस हमें मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती, फिज़िक्स पढ़ाई हमें नहीं पता होता था कि आगे मुस्तकबिल में क्या इस्तेमाल है इसका।
हुँ। नहीं पता होता। हाँ, बिल्कुल। तो ये बहुत गलत बात है कि हमें उस इल्म की हकीकत का ही पता नहीं होता, रट्टे लगवा रहे होते हैं, टेस्ट ले रहे होते हैं, इम्तिहानात हो और रहे वो होते भी हैं, एग्ज़ाम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बगैर मीनिंगलेस एक्टिविटी बन मीनिंगलेस जाती है। बन जाती है। तो इसलिए फ़लसफ़ा भी ऐसा ही है और तमाम साइंसेज़ ऐसी हैं, तमाम सोशल साइंसेज़ ऐसी हैं कि उसकी कोई ना कोई ज़रूरत है। हुँ, उस ज़रूरत को भी समझना चाहिए और फिर इश्यूज़ क्या हैं जिनको वो हल कर रहे हैं। प्लेटो बैठ के बड़े-बड़े मसले हल कर रहा था हुँ। अपने ज़माने में। वो मसले जब आपको नहीं मालूम है तो उसकी बातें फ़िज़ूल लगेंगी। ठीक है, सही। अच्छा और फिर आखिरी सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। ये कि बहुत सारे लोगों ने फ़लसफ़ा पढ़ लिया, वो टर्म्स भी बोल रहे हैं। मैं समझती थी कि जिसको फ़िलॉसफ़ी एंड फ़िलॉसफ़ी ऑफ़ नॉलेज या थ्योरी ऑफ़ नॉलेज का पता चल गया, तो मुझे ऐसे लगता था कि ये लोग अभी अच्छे र न नताइज तक तो पहुँच ही जाएँगे क्योंकि इस तरह इनको लॉजिकल फ़ैलेसीज़ को निकालना आ गया है, ये चीज़ें करनी आ गई। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों के अंदर कि उनका फ़लसफ़े की चीज़ों से अच्छा शग़फ भी है, सुनी भी है, बट स्टिल स्केप्टिसिज़्म इतनी ज़्यादा है। तो ये तशकीक से में फँसाने का ही काम करता है या लाज़िम ऐसा नहीं होगा और तशकीक से वो क्यों नहीं निकल पाए ऐसे लोग कुछ? जी हाँ, असल में कुछ लोगों को जो साइंस के अंदर और फ़लसफ़े के अंदर कुछ लोगों को ये मैदान अच्छा लगता है कि वो उसी में रहें, क्योंकि उनका ख़्याल है कि तशकीक भी इल्म को पैदा करती है, एतराज़ और क्वेश्चन भी इल्म को पैदा करता है। ठीक। तो इसलिए वो फिर उसी मैदान में रहना चाहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि वो कह लीजिए कि तज़ाद फ़िक्र का शिकार होते हुँ, हैं। मिसाल के तौर पर मैं फ़लसफ़े की हद पर मानता हूँ कि दुनिया नहीं है। हुँ, मेरे दिमाग की बस एक मैनिफेस्टेशन है मेरे दिमाग के अंदर, लेकिन मैं इसको खाता-पीता हूँ, इसके साथ बिल्कुल तो मेरा वजूद मुतज़ाद तरीके पे अमल कर रहा है मेरी ओपिनियन के खिलाफ। हुँ, तो ओपिनियन में तो अभी दुनिया मौजूद नहीं है, हुँ, लेकिन मैं खा-पी वैसे ही रहा हूँ पूरे हाँ, यकीन के साथ। हाँ, तो मैं एक जुमला बोला करता हूँ कि अगर मुझे ये यकीन ना हो कि ये फ़र्श मेरा बोझ उठा लेगा, तो मैं तो सोफ़े से नीचे पाँव ही नहीं रख सकता। बिल्कुल, इतना यकीन होता है एक तरफ हाँ, और एक तरफ हम तशकीक की दुनिया में फँसे होते हैं। तो असल में हुआ क्या है कि दौरे हाज़िर में साइंस ने भी और फ़िलॉसफ़ी ने भी हुँ, हमें तशकीक का और सवाल करने का और इख्तिलाफ़ करने का गुर तो सिखा दिया है, हाँ, लेकिन फ़ितरत का सारा ही स्विच ऑफ कर दिया हुआ है। हुँ, तो फ़ितरत जो थी वो मुझे यकीनियात पे खड़ा रखती है, हर वक़्त यकीनियात में खड़ा रखती है। हुँ, जब मसलन कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी कि हमारा जो हम जो बोलते हैं इसके मीनिंग कम्युनिकेट नहीं हो सकते, हुँ, लेकिन तकरीरें भी कर रहे होते हैं। तो उसका हुँ, तकरीर करना बता रहा है कि वो ये बिल्कुल, मानता है कि मेरी बात पहुँचेगी पहुँच दूसरे रही है, तक बिल्कुल, पहुँचे। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो इसलिए मौलाना फ़राई भी इसको कहते हैं कि ये तज़ाद फ़िक्र का शिकार हो जाते हैं, जो प्योर तशकीक पर खड़े रहना चाहते हैं। और वो भले फिर उनकी ज़िंदगी में अमली मसाइल में वो इंडिसिसिव भी रहें। नहीं वो अमली मसाइल में ठीक चलते होते हैं, दूसरी तरफ तकरीरें दूसरी कर रहे वो होते हैं। क तो सही होती है, राइट। अच्छा सर और ये जो हदीस के आर्टिकल्स कुछ सर के 4 से 5 ऐसे बेहतरीन हदीस के ऊपर आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर सर ने जो हमारे यहाँ मारूफ हदीस है मन तशब्बह बिकौमिन वाली फहुवा मिन्हु तो उसके ऊपर और इस तरह के 4-5 आर्टिकल्स हैं जो सर ने बड़े बेहतरीन तरीके से उसके सारे तसर्रुफात फिर आप वो उनके तसर्रुफात को मतन के तसर्रुफात को सर ने एक्सप्लेन किया है। उनके बारे में सर एक लाइन में बता दें कि अगर लोग उनको हदीस का गम लिए फिरते रहते हैं और उसके दिफा में, तो वो कहाँ से उन लोगों को मिल सकेंगे? देखिए पहली बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को इनकार करने वाला आदमी ईमान पर नहीं है। हुँ, अब हम हदीस के बारे में ये सवालात क्यों करते हैं क्योंकि बीच में रिपोर्टर्स आ जाते हैं, जिन्होंने हमें रिपोर्ट करके बताया कि आपने ये फरमाया था और वो 1 नहीं, 2 नहीं, 2 250 साल का टाइम है जिसमें रिपोर्टिंग की गई है। हुँ, अब इसमें कुछ बातें बदल गईं, कुछ वैसी ही रहीं। हुँ, तो अब हमें तहकीक एक महक़्क़िक़ आदमी को तहकीक करनी पड़ती है कि कौन-सी बात कैसी है। तो मैंने फिर जो रावी चेंजेस लेके आते हैं, रिपोर्टर्स जो हैं, हुँ, उनके ऊपर फिर मैंने काम शुरू किया था एक ज़माने में लेकिन रुक गया। तो 4-5 आर्टिकल जिनकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, उसमें मैंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात क्या कही थी, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने उसमें क्या एडिशन की, उनके बाद किसी ताबई ने क्या एडिशन की या क्या चेंज आ गई, कौन-सा जुमला ओमिट कर दिया, कौन-सा जुमला ऐड कर दिया। हुँ, इस तरह से वो एक बिल्कुल नई बात बन जाती है। तो हुँ, जो आपने मिसाल दी उसमें ये सुनन अबी दाऊद के मुसन्निफ़ का कमाल है हुँ, हुँ, कि उन्होंने किताबुल लिबास के अंदर हुँ, ये हदीस का सिर्फ़ इतना जुमला लिखा हुँ, कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हुम कि जिसने किसी कौम की मुशाबहत की वो उन्हीं में से समझा जाए हुँ, और बाकी हदीस हटा दी।
बाकी हदीस ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना में आने के बाद कि अब मेरा रिज़्क जो है वो नेज़े में लिखा गया है। हुँ। यानी माले गनीमत से मैं अब जी। रोज़ी चलेगी हाँ। और मुझे मुकर्रर किया गया है कि जो मेरे सामना करेगा उसको मैं उसको ज़ेर करूँगा हुँ। और जिसने इनकी मुशाबहत की वो इन्हीं में से होगा। यानी मेरी तलवार के नीचे आएगा। ये है वो मुकम्मल मतन। जा तो ये मुकम्मल मतन है। जी। इसमें अब आपने वो अलग कर दी। हाँ। चुनांचे मुझे याद है कि यूसीबी में जब पढ़ाता था मैं, जी। तो एक प्रोफ़ेसर सुबह-सुबह 8 बजे हमारी क्लास होती थी, तो 8 बजने में 5-6 मिनट थे, तो एक प्रोफ़ेसर भागे-भागे आए। हुँ। उन्होंने कहा जी कि मेरा जो है ना सारा दीन ईमान ख़राब हो गया क्योंकि आज सुबह मौलवी साहब ने बताया हाँ जी। कि जिसके टखने टखने। जो है नंगे नहीं होंगे उस दोज़ख में जाएगा। तो मैंने उनको बताया कि पूरी हदीस ये है कि जिसके तकब्बुर की वजह से टखने ऐसे हाँ, होंगे वो हाँ। तो आपने तकब्बुर से नहीं किया तो इंशाल्लाह महफूज़ रहिएगा। हुँ। पूरा मतन लेना चाहिए, बिल्कुल। वरना बड़ा काम ख़राब होता है। अ, ये ख़ास तौर पर ये बात उन लोगों के लिए जो समझ ही नहीं पाते कि जी हदीस का इनकार हो रहा है, तो ये हदीस का इनकार नहीं हो रहा। सिर्फ़ इतने प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा रहा है कि हर रावी की एब्स्ट्रैक्शन, हर इंसान की दुनिया की एब्स्ट्रैक्शन डिफरेंट होती है। और अगर हमने इस बात को मद्देनज़र ना रखा, तो वो कोई भी पुराने दौर के भी लोग ज़ाहिर है कि एब्स्ट्रैक्शन में यूनिकनेस से मबरा नहीं थे। तो ये सिर्फ़ उस एब्स्ट्रैक्शन को का तज़किया करने का की बात है जिसको सर ने उन आर्टिकल्स में एक्सप्लेन किया और अगर आप लोग देखना चाहें, तो वो देख सकते हैं कहाँ? या यानी मेरा ख़्याल है उसके कोई पीडीएफ के लिंक्स हैं, जो हम इस वीडियो के नीचे दे दें। हाँ, जो हमारी जो वेबसाइट है अल-मौरद के उस पर वो आर्टिकल्स पड़े राइट, हुए हैं। ठीक है तो सर, असल में जद्दोजहद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जुमलों की तलाश की, की तलाश कि में। आपने खुद क्या फरमाया था। ठीक है सर सवाल तो बहुत ज़्यादा मेरे पास अभी बाकी थे और अच्छा, क्या उसके हवाले से और अल्लाह ताला आपके इस हमें वक़्त देने की इनायत को आपकी बड़ी कबूल करे। मेहरबानी जी, आपने थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।